उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पहली बार महिलाओं की भूमिका सामने आई है। पुलिस ने बताया कि चांदबाग इलाके में डीसीपी अमित शर्मा पर हमले और हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में 6 महिलाओं की पहचान कर ली गई है और पुलिस इन महिलाओं से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। दावा है कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है जिनमें हिंसा के दौरान करीब 80 महिलाएं वहां मौजूद दिखाई दी और इनमें ज्यादातर महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमले का आरोप है, लेकिन इन महिलाओं ने बुर्के में के होने की वजह से उन्हें पकड़ने में पुलिस को काफी मुश्किल हो रही है। केरल के कोच्चि में 2 रोबोट की मदद से लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया गया, जिसके बाद इन रोबोट का इस्तेमाल भीड़-भाड़ वाले इलाकों में करने की तैयारी की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना वायरस से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके लिए रोबोट के शरीर पर एक स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो के जरिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। एक रोबोट ने लोगों को कोरोना वायरस के बारे में हर जानकारी दी, तो मुंह को मास्क से ढके दूसरे रोबोट ने लोगों के पास जाकर सैनिटाइजर, नैपकिन और मास्क बांटे। रोबोट को देखकर लोग रुके भी और उन्होंने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। False information spreading through all these social media and all. So if robots are there, they can provide accurate information. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने इनसे निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड और नागपुर में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। साथ ही पुणे, पिंपरी चिंचवड में सारे स्कूल भी 30 मार्च तक बंद करने का ऐलान कर दिया। इन जगहों पर सभी धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया, जबकि मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे में जिम और स्विमिंग पूल भी बंद कर दिए गए। साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल और मॉल जैसी जगहों से लोगों को दूरी बनाने की सलाह दी गई। कोरोना वायरस से प्रभावित इटली में एक ही दिन में 250 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद इटली में कोरोना वायरस में मरने वालों का आंकड़ा 1266 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में इटली में 2000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इटली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक करीब 17,660 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फ्रांस में भी पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक चीन के बाद अब यूरोप इस महामारी का केंद्र बन गया है। कोरोना वायरस से अब तक 5000 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच स्पेन कोरोना वायरस के बढ़ते असर के बाद स्पेन सरकार ने लोगों को घर में ही रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों को घर से बाहर आने पर मनाही है। भारत में अब तक कुल कोरोना वायरस के 81 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से केरल में 3 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से 7 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 81 में 64 भारतीय हैं जिन्हें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जबकि 16 इटली और 1 कनाडा का नागरिक है। इस बीच दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान सरकार ने भी स्कूल कॉलेज के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स, जिम और सिनेमा हॉल को 30 मार्च तक के लिए बंद रखने का फैसला किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी 31 मार्च तक सिनेमा हॉल बंद रखने के आदेश दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी और कपिल मिश्रा के खिलाफ तेलंगाना में केस दर्ज किया गया। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ तेलंगाना में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इन सभी पर 2 समुदायों के बीच दुश्मनी करवाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने इन पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल अवतार सामने आया। पीएम ने ट्वीट कर दक्षिण एशिया के तमाम देशों से कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की अपील की, जिसके जवाब में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भूटान समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम के इस कदम की तारीफ की और साथ आने की पेशकश की। ऐसा पहली बार है जब दुनिया के किसी बड़े नेता ने कोरोना वायरस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पहल की हो। इस पहल का हम स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रपति महामहिम गोटाबे राजपक्षे जी ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी है और इस पहल पे हिस्सा लेने की इच्छा जताई है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और JNU में 31 मार्च तक सभी क्लासों और कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। सरकार ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 17 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम कोरोना वायरस के खतरे की वजह से मेजबान श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेगी। अभी इस दौरे में अभ्यास मैच ही खेले गए थे और पहला टेस्ट मैच 19 मार्च से खेला जाना था। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने 31 मई तक सभी राष्ट्रीय चैंपियनशिप टाल दी।
सलमान खान और ऋतिक रोशन ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से अमेरिका और कनाडा के अपने शो टालने का फैसला लिया। भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। अहमदाबाद में अपने जोरदार स्वागत को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं, बल्कि वो अपने देश के लोगों के भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। We had a great time in India. It was an incredible 2 days, and he's a great friend of mine, and he's a friend of his people because he was greeted incredibly warmly, as was I, in that stadium. It was an incredible event, and I loved being with him. थाईलैंड के काला कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने चीन के लोगों पर अपना गुस्सा उतारा है। अपने YouTube चैनल पर जारी एक वीडियो में शोएब अख्तर ने कहा कि चीन के लोगों ने अपने खाने पीने के शौक के चलते पूरी दुनिया को बड़े खतरे में डाल दिया है। शोएब ने पाकिस्तान में खेली जा रही PCL और भारत में होने वाले IPL के चलने पर भी दुख जताया है। तो मैं बड़े दुख से ये वीडियो बना रहा हूँ और आप श्योर यू कैन अप्रिशिएट दैट। आई एम नॉट सेइंग यू बॉयकॉट द चाइनीज, बट आई एम सेइंग प्लीज फॉर गॉड्स सेक, ये तो नहीं हो सकता आप जाके कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, पूरी दुनिया को रिस्क पे डाल दें। ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। ये भी सोचा आपने होटल इंडस्ट्री का नुकसान कितना होगा, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना होगा, केटरिंग वालों को कितना नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टिंग कितना होगा। अब PSL में पहले देख लो, पहले PSL में आप देखो गेट मनी कहाँ से। मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि पाकिस्तान में PSL आई थी, अभी शुरू हुआ था, इतना मज़ा आ रहा था कि पाकिस्तान में अभी जाके ये चीज़ें हो रही हैं। होटल जो चौका ब्लॉक हैं, सड़कें चौका ब्लॉक हैं, लोग एंटरटेनमेंट को उनको मिली है और ऑल ऑफ सडन ये अजाब हमारे सर पे पड़ गया कोरोना वायरस की वजह से। मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाने में जुटे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस्तीफा देने वाले अपने 22 बागी विधायकों को वापस बुलाने की मांग की, क्योंकि इन सभी विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाने की जोड़तोड़ शुरू कर दी है। और अपनी सरकार पर मंडराते इसी सियासी संकट के बीच कमलनाथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे और विक्ट्री साइन दिखाते हुए राजभवन में दाखिल हुए। फिलहाल कमलनाथ और राज्यपाल के बीच मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है और मध्य प्रदेश की सियासत पर चर्चा हो रही है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कमलनाथ ने उन्हें एक पत्र सौंपा और इस्तीफा देने वाले 22 विधायकों को विधानसभा में बुलाने की मांग की, क्योंकि उनका आरोप है कि उन सभी विधायकों को बंधक बनाया गया है। किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को कैद किया गया है, जो आज पूरा देश इसका विटनेस है। इन विधायकों को इस कैद से छुटाया जाए और वापस लाया जाए। इससे पहले खबर थी कि कमलनाथ कोरोना वायरस के खतरे का हवाला देकर राज्यपाल से विधानसभा सत्र आगे बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया और बीजेपी पर तंज कसते हुए बात टाल दी। देखिए, कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 मार्च से शुरू होने वाला है और कमलनाथ की पूरी कोशिश है कि बागी विधायक सदन में पहुंचे। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ नोएडा के फेज 2 में उस समय हुई जब पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की। सेक्टर 119 में हुई इस मुठभेड़ में सादिक नाम का बदमाश घायल हो गया और उसके पैर में गोली लगी है। बदमाश के दूसरे साथी मौके से फरार हो गए। सादिक पर लूट के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचे के साथ कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस चेकिंग कर रही थी, रेगुलर चेकिंग कर रही थी। 2 बदमाश एक अपाची वाइट बाइक के ऊपर बिना नंबर के आए और वहां से भागे। जब इनका पीछा किया गया पुस्ता रोड के पास, पुलिस का इनकी मुठभेड़ हुई। एक के पैर में गोली लगी है जिसका नाम शाहिद है और एक इसमें साथ जो उसका साथी था वो फरार होने में कामयाब हो गया। उसको पुलिस जल्दी पकड़ लेगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम का कहर जारी है। पिछले 2 दिन में हुई भारी बर्फबारी से वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों के घरों की छतें बर्फ से ढक गई हैं और रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जिन्हें साफ करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं केलोंग में रिकॉर्ड 3 फीट ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी से सड़कें बंद होने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। यूपी सरकार 3 साल पूरा होने पर अपने काम का ब्यौरा जारी करेगी। 18 मार्च को यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बुकलेट जारी करेंगे। इस बुकलेट में सभी विभागों की तरफ से किए गए कामों की जानकारी होगी। दिल्ली में आईटीबीपी कैंप में कोरोना वायरस की जांच पूरी होने के बाद विदेश से लाए गए लोगों को उनके घर भेज दिया गया।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ और कोलकाता में होने वाले बाकी 2 वनडे मैचों को भी कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया। कोलकाता में जल्द होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने और अन्याय नहीं नाम से एक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे बीजेपी नेताओं ने नागरिकता कानून के समर्थन में पर्चे बांटे। भारत ने अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर से किसी भी विदेशी नागरिक के आने पर रोक लगा दी, यानी अब इस रास्ते से पाकिस्तान से कोई विदेशी भारत नहीं आ पाएगा। कोरोना वायरस पर एहतियात बरतते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से सिर्फ जरूरी मुकदमों की सुनवाई का फैसला लिया। यही नहीं, सुनवाई के दौरान एक मामले में वकील और एक याचिकाकर्ता को ही कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत होगी। कोरोना वायरस के डर से मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खाली स्टेडियम में खेला गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में स्टेडियम का स्टाफ और ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी दर्शकों की खाली कुर्सियों के बीच गुम हुई गेंद को ढूंढते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अचानक आए तेज बवंडर ने भारी तबाही मचा दी। आसमान में बादल छाने के बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बारिश के बजाय एक खतरनाक बवंडर आने वाला है। और इससे पहले कि लोग संभल पाते, एक तेज बवंडर ने पूरे इलाके में तबाही मचाना शुरू कर दिया। बवंडर इतना खतरनाक था कि लोग उसे देखकर दहशत में आ गए। वो अपने साथ हर उस चीज को उड़ाने लगा जो उसके रास्ते में आ रही थी। बवंडर से धुएं का उठता गुबार आसमान तक साफ नजर आ रहा था। साथ ही तेज हवाएं भी लोगों को डराने लगीं। लोगों ने इस तरह के खतरनाक बवंडर ज्यादातर विदेशों में देखे थे। काले आसमान के बीच बवंडर तेजी से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते दिन में अंधेरा छा गया। बताया गया कि इस बवंडर की वजह से कई मकान और पेड़ गिर गए। इनके अलावा कई लोग भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कोरोना वायरस की दहशत के बीच अफ्रीकी देश रवांडा में लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए पहले से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि अभी वहां कोरोना वायरस से पीड़ित एक भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए राजधानी किगाली में एक बस टर्मिनल के पास हल्के और कहीं भी आसानी से ले जाने वाले कई वॉश बेसिन लगा दिए गए, ताकि यात्री हाथ धोकर ही बसों में चढ़ें, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने हाथों को पानी और साबुन से साफ करने के बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत की। यही नहीं, वहां के ज्यादातर गिरजाघरों में भी लोगों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर लगा दिए गए। To use hand sanitizers so as to help people just keep their hands clean, but at the same time we keep reminding them to just really be alert. इतना ही नहीं, बॉर्डर पर भी लोगों के लिए उनके हाथों की साफ सफाई की व्यवस्था की गई। वहां जो वॉश बेसिन लगाए गए हैं, उनमें हाथ धोने के बाद ही लोगों को आगे बढ़ने दिया गया। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की जांच भी की गई, ताकि कोरोना वायरस से पीड़ित कोई व्यक्ति वहां न पहुंच सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ठेले पर रखे सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि ठेले पर 3 सिलेंडर रखे गए थे, जिनमें खाना बनाते वक्त अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने ठेले को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों में घिरे ठेले को देखकर वहां से लोग भाग गए। आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि लोग ठेले के पास रखी कुर्सियों और दूसरे सामान को हटाने की भी हिम्मत नहीं जुटा सके। तुरंत इसकी खबर पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। हालांकि इससे पहले ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और पानी की पाइप की मदद से आग को बुझाने लगे और इससे पहले कि आग और फैलती, उसे बुझा दिया गया। कोलकाता के बऊ बाजार इलाके में मेट्रो के काम की वजह से कई मकानों में दरारें आ गईं, जिसके बाद कोलकाता मेट्रो प्रशासन की तरफ से इनमें रहने वाले परिवारों को रातों रात होटल में शिफ्ट करवा दिया गया, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। इलाके में मेट्रो की सुरंग बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से 23 से ज्यादा मकान इतने कमजोर हो गए हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं। एक मकान को गिरने से बचाने के लिए तो उसकी छत को लोहे के खंभे का सहारा देना पड़ा। कोलकाता के बऊ बाजार इलाके में एक बार फिर मेट्रो के काम के चलते यहां घरों में दरारें दिखने लगी हैं। इसके पहले कई लोगों को अपना घर रातों रात छोड़कर चले जाना पड़ा था। इन मकानों में रहने वाले लोगों का सारा सामान घर में ही है, लेकिन उन्हें होटल में ठहरा दिया गया है। लोगों का आरोप है कि मेट्रो प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, इसलिए अब वो हाई कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। मैंने जब काम रुकवा दिया तभी लोग हाथ पैर फूलने लगा। उसके बाद वो लोगों को क्या बात है, बोले देखिए हाल, तब हम लोग रात को 1 बजे होटल में शिफ्ट किए। इससे पहले सितंबर में भी मेट्रो की सुरंग बनाने की वजह से इसी इलाके में 50 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई थीं और लोगों को अपने घर खाली करने पड़े थे। तब मामला कोर्ट में गया था और मेट्रो का काम रुक गया था, लेकिन काम चालू होते ही एक बार फिर कुछ दूसरे मकानों में दरारें आ गईं।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। यह हादसा सड़क किनारे लगे एक ट्रांसफार्मर में हुआ, जो आग की लपटों में घिर गया, जिसे देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और वहां धुएं का गुबार उठने लगा। बगल में ही एक बैंक था जिसमें आग फैलने का डर था। आरोप है कि बिजली विभाग और दमकल विभाग दोनों को इसकी खबर दी गई, लेकिन उनके कर्मचारियों ने आने में काफी देर लगाई। सुबह का टाइम था, बच्चे जा रहे थे, स्कूल का टाइम था, सब था, लेकिन कोई विभाग लापरवाह है। दोनों विभाग, ब्रिगेड का और बिजली विभाग तो लापरवाही में चली रहा है। खबर मिलने के काफी देर बाद बिजली विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग को बुझाने लगे, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद आग नहीं बुझ पाई, जिसके बाद दमकल के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया। हालांकि तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल चुका था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हो रही मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच ईरान में एक साथ कई बड़े कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से ईरान में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनको दफनाने के लिए बड़े कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक कब्रिस्तान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में एक बड़े इलाके में खोदी गई कई कब्रें साफ दिखाई दी, जबकि कई लोग भी इन कब्रों के पास खड़े दिखे। कब्रिस्तान की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने से भी लोग हैरान हैं। अमेरिका की एक एजेंसी से जारी की गई इन तस्वीरों में सैकड़ों कब्रें खुदी हुई नजर आईं। बताया गया कि राजधानी तेहरान से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर यह कब्रें खोदी जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग इसकी चपेट में हैं। कुछ दिन पहले ईरान के एक अस्पताल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दर्जनों शव एक काले बैग में बंद करके रखे हुए थे। आशंका जताई गई कि कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हुई थी, उन्हें इसी तरह के काले बैग में बंद कर दफनाया गया। कांग्रेस को असम में भी बड़ा झटका लग सकता है। असम के वित्त मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि कांग्रेस विधायक राजदीप गोवालक और कई बड़े कांग्रेस नेता जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। People are frustrated and angry with the alliance between UDF and Congress. I am expecting a good number of people from Congress party will soon join BJP. सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। बंगाल के साथ उसका फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में बढ़त के आधार पर सौराष्ट्र की टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा फिलहाल टाल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को 22 मार्च से दक्षिण अफ्रीका में वनडे और T20 सीरीज खेलनी थी। ईरान से लाए गए 44 भारतीय नागरिकों को मुंबई के घाटकोपर में नौसेना के एक जांच केंद्र में रखा गया। पंजाब के गुरदासपुर में जम्मू से अमृतसर जा रही एक बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। पिछले हफ्ते अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने भी इनसे मुलाकात की थी। 22 तारीख से होने वाली बहरीन ग्रां प्री को कोरोना वायरस के खतरे की वजह से टाल दिया गया। निर्भया मामले में दोषी विनय शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश पर सवाल उठाए गए। दलील दी गई कि जिस वक्त दया याचिका खारिज करने की सिफारिश दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने राष्ट्रपति से की थी, उस वक्त दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू थी। ऐसे में सत्येंद्र जैन विधायक नहीं थे, तो वो बतौर मंत्री सिफारिश कैसे कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया है। 64 साल के बिल गेट्स अब अपना ज्यादा समय लोगों की भलाई के काम में देना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बताया गया कि बिल गेट्स स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं और इसीलिए वो जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। हालांकि वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के साथ तकनीकी सलाहकार के रूप में काम करते रहेंगे। बिहार के समस्तीपुर में कोर्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पर वकीलों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। बताया गया कि एक आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कोर्ट के कुछ वकील भड़क गए और पुलिस से ही भिड़ गए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए खूब हंगामा किया। इस दौरान पुलिस वाले वकीलों को शांत कराते भी दिखे, लेकिन वकील इतने गुस्से में थे कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए।
वकीलों ने पुलिस की उस गाड़ी को भी घेर लिया जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बैठाया गया था। पुलिस और वकीलों के बीच हो रही बहसबाजी की वजह से वहां का माहौल गर्माता चला गया। कोर्ट परिसर युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था और इस हंगामे को देखते हुए वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई, जिससे कोर्ट परिसर पूरी तरह जैम हो गया। बताया गया कि आरोपी को वकीलों को सौंपने के बाद जाकर ये हंगामा शांत हो सका। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम का कहर जारी है। पिछले 2 दिन से हुई भारी बर्फबारी से वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों के घरों की छतें बर्फ से ढक गई हैं और रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें साफ करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं केलोंग में रिकॉर्ड 3 फीट ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी से सड़कें बंद होने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 3 डॉक्टरों ने उनके पास कोरोना वायरस से बचने की दवा होने का दावा किया। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी किसी भी दवा की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बावजूद आसनसोल में लगाए गए एक स्वास्थ्य शिविर में कोरोना वायरस से बचने की दवा पीने वालों की लंबी कतार नजर आई। कुछ लोग तो अपने बच्चों को लेकर भी वहां पहुंच गए। शिविर में मौजूद एक डॉक्टर ने दावा किया कि इस दवा से कोरोना वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। एंटी कोरोना वायरस ड्रॉप दिया जा रहा है, बच्चों को 1 ड्रॉप और एडल्ट को 2 ड्रॉप। यही नहीं, डॉक्टर की एक सहयोगी जो दवा पीने वालों का नाम लिख रही थी, उसने भी इस दावे को सही ठहराया। कोरोना वायरस का प्रतिरोध करने के लिए ये दवा दिया जा रहा है। वहीं जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वो हरकत में आई और दवा पिलाने वाली जगह पहुंचकर डॉक्टरों के शिविर को बंद करा दिया। যেটা জানতে চাইলাম, মানুষ আমাদেরকে ফোন করে জানিয়েছে, তো সেই জন্য আমি দেখতে এলাম, দেখে যেটা জানতে পারলাম ওইটাই। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक यात्रियों के आने जाने पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं जो 15 मार्च से लागू होंगी। भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सीमा पर आने जाने के लिए कुछ चुने हुए चेक पोस्ट खुले करने का फैसला किया है। इसके साथ ही बांग्लादेश जाने वाली मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस के साथ साथ सभी बस सेवाओं को 15 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। मध्य प्रदेश के 19 बागी विधायकों का बेंगलुरु से भोपाल आने का कार्यक्रम अचानक रद्द हो गया। हालांकि अब तक इसकी वजह पता नहीं चल पाई है। इन सभी विधायकों को शाम तक भोपाल पहुंचना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम रद्द हो गया और बस से इन 19 विधायकों को लेने पहुंचे बीजेपी नेताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये सभी 19 विधायक सिंधिया के करीबी हैं। यही वजह रही कि उन्हें लेने के लिए बीजेपी नेता बस लेकर भोपाल एयरपोर्ट पहुंच गए और वहीं पर इंतजार करने लगे। बस आई हुई है भोपाल के एयरपोर्ट पर। 19 विधायक, बागी विधायक कांग्रेस के, जिनको कांग्रेस कहती है कि बंधक बनाया हुआ है, उन विधायकों को लेने के लिए बस यहाँ पर खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है बस में। लेकिन कांग्रेस के विधायकों को लेने के लिए आए हुए हैं बीजेपी के नेता। इस दौरान उनकी एयरपोर्ट के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी से बहस भी हुई। एटलीस्ट एक को तो बढ़वा दीजिए, 22 आने होंगे तो इसी में आ जाएगा ना, एक तो बढ़वा दीजिए, एक तो बढ़वा दीजिए, एक बढ़ा दीजिए, उसको बढ़वा दीजिए। जिसके बाद मीडिया ने बीजेपी नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। विधायकों को लेके कहाँ जाए? देख के बैठ गया सर। सर विधायकों को लेके कहाँ जाए? देख के 1 मिनट तक लग जाएगी। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के बागी विधायकों की बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीरें भी आईं, जिसके बाद भोपाल एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लेकिन अचानक कार्यक्रम बदल गया और ऐसा लगा कि ये 19 विधायक आंख मिचौली खेल रहे हैं, क्योंकि खबर आई कि वो बेंगलुरु एयरपोर्ट से उसी रिजॉर्ट में लौट गए जहां वो पिछले कई दिनों से ठहरे हुए हैं। वहीं कमलनाथ के विधायकों को बंधक बनाने के आरोप पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस नेताओं को खरी खरी सुना दी। ये कहते हुए कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती कि उनको बंधक बनाया हुआ है, वो तब जबकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से गए। कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे। इस सियासी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के 6 मंत्रियों को पद से हटा दिया गया। इन 6 मंत्रियों को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सिफारिश पर हटाया। अहम बात है कि ये सभी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं, जिनमें गोविंद सिंह राजपूत और इमरती देवी, तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम शामिल है। इन सभी मंत्रियों को हटाने के बाद उनके विभागों की जिम्मेदारी दूसरे मंत्रियों को सौंप दी गई। इस कार्रवाई को कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी की निगाहें फ्लोर टेस्ट पर हैं और खबर है कि वो 16 मार्च को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। लेकिन सीएम कमलनाथ ने यह साफ कर दिया कि 19 बागी विधायकों के भोपाल लौटने पर ही फ्लोर टेस्ट होगा। अयोध्या में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से लाखों की फसल बर्बाद हो गई।
यूपी के अयोध्या में बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की लाखों रुपए की गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। यूपी के अलीगढ़ में एक सांड पानी और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में जा फंसा। इस दौरान वो घंटों तक बाहर निकलने के लिए झटपटाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। यूपी के मुरादाबाद में तीसरी मंजिल पर बने एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। यूपी के मैनपुरी में शराब के नशे में धुत एक आदमी का मामूली सी बात पर अपनी पड़ोसन को चप्पल से पीटने का एक वीडियो वायरल हो गया। यूपी के गाजीपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक तेंदुए की मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय नगर निगम कार्यालय में टेंडर के दौरान हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों की सैकड़ों एकड़ में फैली अफीम की खेती को नष्ट करने के ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कोरोना वायरस की वजह से पेरिस का एफिल टावर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। पीएफआई के स्टेट हेड परवेज, सेक्रेटरी इलियासी और एक सदस्य दानिश को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बस पर लोगों के हमले का वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि बस पर हमले के इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि कुछ लोगों ने एक बस को घेरकर उस पर पत्थर बरसाए। बस के नीचे एक बाइक भी तभी नजर आई, जिसकी ओर इशारा करते हुए लोग बस के ड्राइवर पर भड़कते दिखाई दिए। इस दौरान एक आदमी ने डंडा भी ले रखा था और दूसरे लोगों की तरह वो भी ड्राइवर को खरी खोटी सुनाने लगा। बस में कई लोग भी बैठे थे। इस बीच जैसे ही लोगों ने बस पर हमले तेज किए, उसके ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी, जिस पर जमीन पर गिरी बाइक घिसटती चली गई, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और उसे आगे ले गया। इस हंगामे की वजह से सड़क जैम हो गई थी, जिसकी वजह से बस थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गई। हालांकि उसके ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और उसकी रफ्तार बढ़ा दी। ये देखकर कुछ लोगों ने थोड़ी दूर तक उसका पीछा भी किया। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से ग्रीस में ओलंपिक्स मशाल जलाने के कार्यक्रम में दर्शक ही नहीं पहुंचे। वहां के एक ऐतिहासिक मंदिर में पारंपरिक तरीके से मशाल जलाकर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसमें ग्रीस की एक कलाकार ने सूरज की किरणों की मदद से ओलंपिक मशाल को जलाया। खास तरह की इस मशाल को जलाने के लिए कटोरे के आकार के एक आईने का इस्तेमाल किया गया। इस आईने में पड़ने वाली सूरज की किरणों की गर्मी से मशाल जल उठी। ओलंपिक मशाल जलाने के बाद उसे वहां की एक एथलीट को सौंप दिया गया, जिसने मशाल के साथ दौड़ लगानी शुरू की। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उसने मशाल को एक दूसरी एथलीट के हवाले कर दिया। हालांकि इस कार्यक्रम में भी कोरोना वायरस का डर साफ दिखा। इन्फेक्शन न फैले, इसके लिए दर्शकों को वहां से दूर ही रखा गया। अब इस मशाल को 1 हफ्ते तक ग्रीस के अलग अलग इलाकों में घुमाया जाएगा, जिसके बाद 19 मार्च को इसे जापान के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार को उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। वोटों के गणित के हिसाब से बीजेपी केवल एक ही सीट जीत सकती है और कांग्रेस 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा पहुंचा सकती है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतारने से कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सताने लगा है। बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को टिकट दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 71 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को 259 रनों की जरूरत थी, लेकिन वो 41 ओवरों में सिर्फ 187 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। दिल्ली के पास नोएडा की एक कंपनी में एक सीनियर अधिकारी में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए, जिसके बाद उस कंपनी में काम करने वाले सभी 700 कर्मचारियों को अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। पूरी कंपनी को जो है उसमें करीब 707 एम्प्लॉइज हैं, उनको सर्विलेंस पे रख दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को रद्द कर दिया गया। ये फैसला एक टीम के सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद लिया गया। एयर इंडिया ने इटली, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, स्पेन और दक्षिण कोरिया जाने वाली उड़ानों पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से भारत में गोल्फ के होने वाले सभी मुकाबले टालने का फैसला लिया गया। बॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की 9वीं फिल्म की रिलीज डेट 1 साल के लिए आगे बढ़ा दी गई। कोरोना वायरस की वजह से यह फैसला लिया गया।
पहले ये फिल्म 22 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन अब ये अगले साल 2 अप्रैल को रिलीज होगी। मुंबई के वर्ली इलाके में एक बेहद तेज रफ्तार कार स्पीड ब्रेकर से उछलकर डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में कार में सवार एक 6 महीने की बच्ची समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार चला रही महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। मुंबई में ये सड़क हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और जिसमें कार की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कितना भीषण था और इसमें एक 6 महीने की बच्ची समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक महिला अस्पताल में भर्ती है जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गुरुग्राम में 2 चोर दिन दहाड़े एटीएम में चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए। ये चोर एटीएम में घात लगाकर दाखिल हुए और कुछ देर बाद एक चोर एटीएम को खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि दूसरा चोर वहीं खड़ा फोन पर बात करने का ड्रामा करते हुए बाहर नजर रख रहा था कि तभी एक चोर ने एक चाबी से एटीएम को खोल डाला और लेकिन उनकी ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही थी और पास के ही दुकान में लगे टीवी में उनकी पूरी कारस्तानी दिख रही थी। तभी 2 लोग उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। कोरोना वायरस की वजह से भारत में एक महिला की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। 68 साल की महिला की मौत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला का बेटा हाल ही में स्विट्जरलैंड और इटली से लौटा था और उसे कोरोना वायरस था, जिससे मां को भी कोरोना वायरस हो गया। तो वहीं गुरुवार को भी कर्नाटक के कलबुर्गी में एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है, जिसके बाद उसे मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट करवाया गया है। अब तक मुंबई में कुल 4 मरीज मिले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल संख्या 18 हो गई है। और आपको बता दें कि मुंबई में एक और मरीज मिला है जो पॉजिटिव पाया गया है, जिसे मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया है। और आपको बता दें मुंबई में कुल 4 मरीज मिले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल संख्या 18 हो गई है। पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है और ये ताज़ा मामला मुंबई का है, जहां पर एक पेशेंट पॉजिटिव मिला है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, ये जो पेशेंट मिला है, पॉजिटिव पाया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये बाहर से आया था? देखिए, ये बाहर से, इसकी हिस्ट्री बाहर की है और महिला बताई जा रही है। हालांकि नाम डिस्क्लोज हिंदुजा हॉस्पिटल में नहीं किया है, लेकिन देर रात जैसे ही कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, इसे तुरंत सबसे पहले बीएमसी के ऑफिसर्स को संपर्क किया गया और इसे तुरंत बीएमसी के कस्तूरबा हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है, क्योंकि कस्तूरबा हॉस्पिटल में ही टेस्ट से लेकर के आइसोलेटेड वार्ड की फैसिलिटी बीएमसी ने बनाई है और तुरंत वहां पर इसे शिफ्ट कराया गया है। अब तक पूरे मुंबई भर में 4 पॉजिटिव पेशेंट्स की पुष्टि हो चुकी है, जबकि पूरे महाराष्ट्र भर की बात करें तो करीब 18 पेशेंट्स हो चुके हैं, जिसमें ठाणे से भी एक पेशेंट है। नागपुर में कई पेशेंट्स आ चुके हैं। सबसे ज्यादा स्थिति पुणे की है, जहां पुणे में करीब 9 पेशेंट के आसपास की पुष्टि हो चुकी है और कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो अभी भी अवेटेड हैं, जिनको लेकर के आज संभवतः उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन रात का मामला हिंदुजा हॉस्पिटल का है, जहां से पेशेंट को कोरोना वायरस से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो में हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए यह पहल शुरू की गई। और दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त राजीव चौक स्टेशन पर भी कई कर्मचारी इस काम में जुटे रहे। एक आदमी उन रेलिंग को सैनिटाइज करता नजर आया, जिनके पास खड़े होकर लोग मेट्रो का इंतजार करते हैं। ना सिर्फ ये एरिया जो कि मेट्रो स्टेशन का दिख रहा है, बल्कि इसके अलावा पूरा परिसर, आप जहां वो सीढ़ियां देख रहे हैं, उससे लगी हुई जो रेलिंग्स हैं, उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कई सीढ़ियां हैं, जिन पर लगी रेलिंग को भी सैनिटाइज किया गया।
इसके अलावा टिकट काउंटर, टोकन मशीनें और स्टेशन के अंदर दाखिल होने के लिए जिन एंट्री गेट पर टोकन या स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भी सैनिटाइज किया गया। मेट्रो को अब सैनिटाइज करने का काम जो है वो शुरू हो रहा है। किस तरीके से इस पहल को देखते हैं? अच्छी कर रहे हैं काम, अच्छी तरह से हो रहा है। अच्छा, और आपके मन में कोई पैनिक है या कुछ है कोरोना वायरस को लेकर? नहीं, लेकिन सेफ्टी। जी, सेफ्टी है अपना। बताया गया कि दिल्ली मेट्रो के सभी 264 स्टेशनों पर 24 घंटे सैनिटाइजेशन का काम चलता रहेगा। भारत में होने वाले आईपीएल से लेकर दुनिया भर में खेले जा रहे क्रिकेट के टूर्नामेंट कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच मेलबर्न के स्टेडियम में बिना दर्शकों के ही खेला गया। जबकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भारत के मोटेरा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहां 1 लाख लोग एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। लेकिन मेलबर्न के मैदान में जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भिड़ी तो देखने के लिए कोई नहीं था। विलियमसन के चौके पर एक भी ताली सुनाई नहीं दी। विकेटकीपर कैरी के शानदार कैच पर ऑस्ट्रेलिया के लिए झूमने वाला कोई नहीं दिखा। यहां तक कि विकेट गिरने के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से हाई फाइव करने के बजाय कोहनियां भिड़ाते दिखे। मैच के दौरान खिलाड़ियों को खाली कुर्सियों के बीच बॉल ढूंढने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब देखे जा रहे हैं। इस मैदान पर महज 5 दिन पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ी थी। उस वक्त यह मैदान दर्शकों से भरा पड़ा था। हालांकि मैच देखने पहुंचे एक दर्शक के कोरोना वायरस की चपेट में आने की खबर आ गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों के हाथ पांव फूलने लगे थे। इस बीच कोरोना वायरस की वजह से ही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही वनडे सीरीज के बचे हुए दोनों मैच रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन इस वनडे सीरीज से भी अहम भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल है, जो अब 29 मार्च की जगह 15 अप्रैल से शुरू होगा, जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। सबसे बड़ी मुसीबत तब खड़ी हो गई जब दिल्ली में आईपीएल के मैच कराने से दिल्ली सरकार ने इनकार कर दिया। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का होम ग्राउंड है, जिसमें 8 मैच खेले जाने थे। लेकिन कोरोना वायरस के कारण दिल्ली ने इतने बड़े आयोजन से हाथ खींच लिए। अब बीसीसीआई इसके किसी नए फॉर्मेट में आता है तो वो उनके ऊपर है, बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जहां हजारों लोगों की गैदरिंग की संभावना होगी, हम उसको बैन करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी आईपीएल के मैच बिना दर्शकों के कराने का सुझाव दिया था। आईपीएल के माध्यम से स्टेडियम में 80,000 से लेकर 1 लाख तक लोग आएंगे, तो ये बड़ी गैदरिंग होगी और ये बहुत बड़ी रिस्क है, तो इसीलिए ये रिस्क गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती है। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आईपीएल को फिलहाल 15 अप्रैल तक टाल दिया गया है। आईपीएल को टालने की वजह से केवल दिल्ली में मैच कराने की इजाजत नामंजूर होना ही काफी नहीं है। इतना बड़ा आयोजन कराने के लिए बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सामने इस बार कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती विदेशी खिलाड़ियों को भारत लाने की है, क्योंकि 15 अप्रैल तक विदेशियों के भारत आने पर रोक लगी है, जो आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो वहीं विदेशी खिलाड़ियों के बिना आईपीएल कराने पर टीमों के मालिक राजी नहीं है और इसका बड़ा असर आईपीएल से होने वाली कमाई पर भी पड़ेगा। दूसरी बड़ी समस्या आईपीएल का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को जल्दी जल्दी हवाई यात्राएं करनी पड़ती हैं, जो मुश्किल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे माहौल में आईपीएल करवाने के लिए टूर्नामेंट का फॉर्मेट बदलने पर विचार हो रहा है, जिसके तहत सभी मैच केवल 2 स्टेडियम में करवाए जाएंगे। ये दोनों स्टेडियम इतने करीब हों कि हवाई यात्रा की जरूरत ना पड़े, बल्कि बस के जरिए ही एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम पहुंचा जा सके। मसलन गुजरात में राजकोट और मोटेरा या महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई। हालांकि बीसीसीआई की पूरी कोशिश ये है कि जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकालकर आईपीएल मैचों का नया कार्यक्रम तैयार कर लिया जाए। एक तरफ खेल की दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर हलचल है, तो दूसरी तरफ इससे बचने के लिए बीजेपी सांसद संभाजी राजे ने संसद में सैनिटाइजर की बोतलें बांटी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बीजेपी सांसद की इस पहल की तारीफ की गई, क्योंकि उन्होंने संसद के अंदर पहले तो खुद हाथों में सैनिटाइजर लगाया और फिर वहां मौजूद लोगों में उसे बांट दिया। थोड़ी ही देर में सैनिटाइजर से भरी बोतल लेने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई। संसद भवन के अंदर सांसद भी देखिए सैनिटाइजर के साथ आए हैं, खुद सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं और बांट भी रहे हैं। इस बीच सैनिटाइजर की बोतलें लेकर संसद भवन पहुंचे सांसद ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। मैं सब सांसद, सब नेतृत्व जो नेता उनको मैं मैसेज दे रहा हूँ, सोशल मीडिया से प्रसार कीजिए कि आप अपना हाइजीन रखना चाहिए। असल में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा है। इसके बढ़ते खतरे और कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई पहली मौत के बाद राज्य सरकार ने इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक में सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर, पब और क्लब 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। साथ ही प्रदर्शनी, समर कैंप, खेल से जुड़े कार्यक्रम, शादी समारोह और कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगा दी गई।
इसके अलावा राज्य सरकार ने बिना काम के लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। हरियाणा में भी स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह बिहार में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और चिड़ियाघर समेत सभी पार्क 31 मार्च तक बंद रहेंगे, जबकि यूपी सरकार ने 22 मार्च तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। परीक्षाएं जो भी हैं ये सभी यथावत चलेंगे। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं यथावत चलेंगे, लेकिन शेष विद्यालय जहां परीक्षाएं नहीं हैं उन्हें तात्कालिक रूप से हमें 22 मार्च तक हम लोग उन्हें सभी को बंद करने जा रहे हैं पहले चरण में। कोरोना वायरस के डर के बीच मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दायरे में शामिल किया है। इस कानून का दायरा बढ़ाने का मतलब है कि इन चीजों की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों को अब 7 साल तक की सजा हो सकती है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस का असर पर्यटन, होटल कारोबार के साथ साथ मनोरंजन जगत पर भी पड़ रहा है। हालात ये हैं कि लोग मांस मछली भी खरीदने से डर रहे हैं, तो वहीं धार्मिक नगरी वाराणसी में पर्यटकों का आना कम हो गया है और जो लोग पहुंच भी गए हैं वो जल्द लौटना चाहते हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस का असर होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस पर भी पड़ रहा है। होटल और रेस्टोरेंट में लोगों के आने की संख्या बेहद कम होती जा रही है। इसके अलावा कोरोना वायरस का असर फिल्म जगत पर भी पड़ा है। सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई फिल्मों की रिलीज टल गई है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों और इजराइल के सुरक्षा बल के बीच हुई हिंसक झड़प में एक लड़के की मौत हो गई। इस इलाके में इजराइल की नई बस्तियां बनाए जाने की खबर मिलने पर फिलिस्तीन के लोग भड़क गए और उन्होंने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में इजराइल के सैनिकों ने भी आंसू गैस के गोले दागे और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन कर रहे फिलिस्तीन के लोगों पर रबर की गोलियां भी दागी गईं। बताया गया कि इस दौरान इजराइल के सैनिकों ने वहां गोलीबारी की, जिसमें 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई। लखनऊ हिंसा के आरोपी 57 लोगों के पोस्टर लगाकर कानूनी विवाद में फंसी यूपी सरकार अपने फैसले पर अड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत न मिलने के बाद भी योगी कैबिनेट ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पास कर दिया। अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद हिंसा के आरोपियों से वसूली करने का सरकार को कानूनी अधिकार मिल जाएगा। सरकार इसके लिए नियमावली भी बनाएगी, जिसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हिंसा के आरोपियों से नुकसान की वसूली के लिए पोस्टर लगाए जा सकते हैं या नहीं। माना जा रहा है कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से बचने के लिए अध्यादेश लेकर आई, जिसमें 16 मार्च तक पोस्टर हटाने को कहा गया था। विपक्ष ने यूपी सरकार के संपत्ति नुकसान पर वसूली के लिए लाए जा रहे अध्यादेश का विरोध किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे काला कानून करार दिया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को सचेत करना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी की भावनाओं को समझता हूं। आप सभी को याद होगा, जब मुख्यमंत्री बने थे वो भूल गए थे कि वो मुख्यमंत्री हैं, जज नहीं हैं। ये बिल्कुल काला कानून है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला है, जनतंत्र को गला घोटने जैसा है। तत्काल सरकार इस अध्यादेश को वापस ले। अभी तो तय ही नहीं हुआ कि कौन दोषी है। जब तक न्यायिक जांच नहीं बैठाई जाएगी और न्यायिक जांच से नहीं पता चलेगा कौन दोषी है, तब तक इस तरह से अध्यादेश ले आना लोकतंत्र को आत्मा की हत्या करने जैसा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हो गई। कोरोना वायरस संकट के बीच इरफान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हो गई, लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज टाल दी गई। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज होनी थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस से ज्यादा इसकी दहशत को खतरनाक बताया। Fear of the coronavirus is more deadly than the virus itself.
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली में होने वाली उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने रद्द करवा दी। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया। इससे पहले पुलिस ने दिल्ली हिंसा और नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के मामलों में पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं गिरफ्तारियों पर पीएफआई ने अपना पक्ष रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कुछ नहीं बताया, हम एनडी तिवारी भवन से बोल रहे हैं और पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, हमें कैंसिल की जाती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया कि संसद का मौजूदा बजट सत्र तय वक्त पर ही खत्म होगा। इससे पहले कोरोना वायरस की वजह से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर समेत कुछ सांसदों ने ये सत्र जल्द खत्म करने की मांग की थी। इस एपिडेमिक को फैलने से रोकने के लिए जो सेशन को कटेल करना भी पड़े तो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए लोगों को साबुन से हाथ धोने समेत कुछ छोटी-छोटी सावधानियां बरतने की सलाह दी। अपने हाथ बार-बार धोएं, हर बार साबुन से कम 30 सेकंड के लिए धोएं। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी का 17% था, जो अब बढ़कर 21% हो गया है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 55 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जबकि 65 लाख पेंशन पाने वालों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन के वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको भोपाल में बीजेपी दफ्तर से विधानसभा तक अपने साथ ले गए, जहां बीजेपी के कई नेता सिंधिया के आने का इंतजार कर रहे थे। विधान भवन पहुंचकर सिंधिया सीधे निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे तो वहां भी शिवराज सिंह चौहान उनके साथ साए की तरह मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय भी शिवराज ने सिंधिया का हाथ थामे रखा। वहीं मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं में पार्टी में नए आए सिंधिया की खातिरदारी करने की होड़ लग गई। भोपाल में एक दिन पहले पहुंचे सिंधिया के स्वागत में दावतों का सिलसिला चलता रहा, जो उनके नामांकन दाखिल करने के बाद भी जारी रहा। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा ने सिंधिया के सम्मान में दोपहर भोज दिया, जिसके लिए भोपाल में नरोत्तम मिश्रा के बंगले को अच्छी तरह सजाया गया। नरोत्तम मिश्रा खुद एक कोने में जाकर ये देखते रहे कि तैयारियों में कोई कमी न रह जाए। सिंधिया जैसे ही वहां पहुंचे, नरोत्तम मिश्रा उनको खुद घर के अंदर ले गए। खाने की मेज पर सिंधिया के साथ शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, जबकि मेजबानी कर रहे नरोत्तम मिश्रा उनके दाईं तरफ वाली मेज पर बैठे। इससे पहले रात में पूर्व सीएम शिवराज चौहान ने सिंधिया के सम्मान में डिनर रखा था और वहां भी मध्य प्रदेश के बीजेपी के सभी दिग्गज नेता सिंधिया का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज की पत्नी साधना सिंह ने खुद खाना परोसा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में काले झंडे दिखाए। घटना तब हुई जब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने और पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद दिल्ली आने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन रास्ते में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। सिंधिया का विरोध कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी, जिन पर उनके खिलाफ नारे लिखे थे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को हटा दिया। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, पत्थर बरसाए गए, गाड़ी के पास आके लोग गाड़ी पर चढ़ने का और रोकने का प्रयास करने लगे। बामुश्किल अपनी जान बचाकर ड्राइवर ने उस गाड़ी को निकाला। अयोध्या में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से लाखों की फसल बर्बाद हो गई। यूपी के अयोध्या में बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की लाखों रुपए की गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। यूपी के अलीगढ़ में एक सांड पानी और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में जा फंसा। इस दौरान वो घंटों तक बाहर निकलने के लिए झटपटाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। यूपी के मुरादाबाद में तीसरी मंजिल पर बने एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। यूपी के मैनपुरी में शराब के नशे में धुत एक आदमी का मामूली सी बात पर अपनी पड़ोसन को चप्पल से पीटने का एक वीडियो वायरल हो गया। यूपी के गाजीपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक तेंदुए की मौत हो गई।
बिहार के बेगूसराय नगर निगम कार्यालय में टेंडर के दौरान हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों की सैकड़ों एकड़ में फैली अफीम की खेती को नष्ट करने के ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कोरोना वायरस की वजह से पेरिस का एफिल टावर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। पीएफआई के स्टेट हेड परवेज, सेक्रेटरी इलियासी और एक सदस्य दानिश को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। हैदराबाद में यात्रियों को लेकर जा रही एक बस में बीच सड़क पर भीषण आग लग गई। बताया गया कि बस के इंजन में शॉर्ट सर्किट के बाद यह आग लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस के आगे वाले हिस्से से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जबकि बस से उठता काला धुआं भी काफी दूर से दिखाई देने लगा। आग की वजह से बस के पिछले हिस्से से भी काला धुआं निकलता दिखा। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोग जलती बस का वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे, जबकि आग लगते ही उस पर सवार सभी यात्री तुरंत नीचे उतर गए, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। काफी देर की कोशिश के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन आग की वजह से बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। करीब 7 महीने बाद सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यानी पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर दिया था। इसके बाद 15 सितंबर को सरकार ने उनके खिलाफ पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस दर्ज कर उन्हें 3 महीने के लिए नजरबंद कर दिया। 3 महीने का समय 15 दिसंबर को खत्म होने वाला था, लेकिन उससे 2 दिन पहले यानी 13 दिसंबर को फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई थी। लेकिन करीब 6 महीने बाद सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म करने का फैसला लिया है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आईएएस अधिकारी से नेता बने शाह फैसल समेत कई नेता अभी भी पीएसए के तहत हिरासत में हैं। आज मैं आपके सामने एक आज़ाद आदमी बोल रहा हूँ, मगर ये आज़ादी अभी पूरी नहीं है। अभी बहुत से हमारे लीडर बंद हैं, उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी सियासी बयानबाजी अभियान शुरू करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 मार्च से जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। इस दौरान वो कई जिलों का दौरा कर सीधे जनता से बात कर नेताओं और अधिकारियों की रिपोर्ट लेंगे। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने दक्षिण अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले टालने का फैसला लिया। ये मुकाबले इसी महीने 23 मार्च से खेले जाने थे। दिल्ली में पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के पास 4 बदमाशों ने एक मीट कारोबारी पर हमला कर 50,000 से ज्यादा की रकम लूट ली। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यूपी के प्रयागराज में वहां होटल एसोसिएशन ने जापान और हांगकांग समेत पूर्वी एशिया के 7 देशों के नागरिकों को कमरा देने पर रोक लगा दी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक और यूपी में 22 मार्च तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। साथ ही दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों के स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया। हमने अभी एहतियातन तौर पर तमाम जो हमारे स्कूल हैं उनको 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया। भारत में अब तक कुल कोरोना वायरस के 81 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से केरल में 3 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से 17 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 81 में 64 भारतीय हैं जिन्हें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जबकि 16 इटली और 1 कनाडा का नागरिक है। इस बीच दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान सरकार ने भी स्कूल और कॉलेज के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स, जिम और सिनेमा हॉल को 30 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी 31 मार्च तक सिनेमा हॉल बंद रखने के आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच मिस्र में आए धूल